नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पीओके में हाहाकार मच चुका है क्योंकि अब यूएन तक किस तरह से पाकिस्तान की बड़ी तस्वीर उजागर हुई है। पीओके में पाकिस्तान का दमन है, दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान जो पीओके में बर्बरता कर रहा है, बर्बादी की सारी हदें जो मुल्क पार कर चुका है, वो पूरी तरह से बेनकाब हो रहा है, बेपर्दा। भले ही जो भी दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन दुनिया के सामने वो तस्वीरें आई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात किस तरह से लगातार बिगड़ते नजर आते हैं। अब उसके चलते पूरे मामले की गूंज यूएन तक यानी संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुकी है। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा अंतर्राष्ट्रीय झटका है और कुछ नहीं। जिस पीओके को पाकिस्तान दुनिया के सामने विकास का या लोकतंत्र का मॉडल बता रहा था, तस्वीर बताने की कोशिश करता रहा है, वहां पर हिंसा, गिरफ्तारियां, संचार बंदी, जरूरी सामान की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। हालात ऐसे हैं कि ब्रिटेन के 70 से ज्यादा सांसदों ने अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की। यानी मामला अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तक का नहीं रह गया। पीओके में जो भी कुछ हो रहा है उसकी आवाज लंदन तक पहुंची है, लंदन से होते हुए न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी है, यूएन तक पहुंच चुकी है। दरअसल ये पूरा मामला समझ लीजिए। पीओके में लंबे समय से नागरिक अधिकारों को, महंगाइयों को, बिजली की कीमतों को, खाद्य आपूर्तियों की परेशानियों को, शासन व्यवस्था को, इन तमाम परेशानियों को लेकर जनता सड़कों पर है। असंतोष की खबरें लगातार यहां से सामने आई। प्रदर्शनों के बीच हिंसा की रिपोर्ट्स भी सामने आई, लोगों की हत्या करने की भी खबरें सामने आई। बड़े स्तर पर पाकिस्तान के ऑफिशियल प्रबंधन की तरफ से, ऑफिशियल सैनिकों की तरफ से, ऑफिशियल जो भी वहां पर वर्दीधारी रहे सुरक्षा कर्मियों की तरफ से उन पर हमले किए गए। कई लोग घायल हुए, कई लोगों की जानें गई और कई लोगों को अनाधिकृत तरीके से गिरफ्तार भी किया गया, ये भी आरोप लगे। और सबसे गंभीर बात ये, कम्युनिकेशन या इंटरनेट पर पाबंदियां हैं और इसकी वजह से लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क बहुत मुश्किल हो चुका है। अब ब्रिटिश संसद में भी इन हालातों को लेकर चिंता जताई गई। ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर के चेयरमैन इमरान हुसैन समेत तमाम सांसदों ने लगातार कूटनीतिक हस्तक्षेप की और बातचीत की मांग की है। यूके की जो संसद है उसमें 70 से ज्यादा सांसदों का समर्थन और हिंसा, संचारबंदी, गिरफ्तारियां और तमाम जो यहां पर चिंता है, लगातार जिस तरह से बर्बरता की गई उसको लेकर चिंता जाहिर की गई है। अब इस पूरे दबाव को लेकर एक कदम और आगे ले जाते हुए यूएन महासचिव से भी तत्काल दखल की अपील की गई। आपको ये भी बताते चलें, इसके पहले भी चिंता जाहिर की गई थी जिस तरह से हालात यहां पर हैं। अब पीओके पर ब्रिटिश सांसदों की मांग क्या है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। अब पीओके को लेकर विदेशों में भी आवाज उठ रही है कि वो कह रहे हैं हिंसा रोकी जाए, बर्बरता रोकी जाए, कम्युनिकेशन बहाल किया जाए। कितने लोग अपनों का अभी तक हाल तक नहीं जान पाते, खाने और दवाइयों की सप्लाई बगैर रोक टोक हो सके, ये भी मांग की जा रही है। मनमानी तरीके से पाकिस्तान की फौज, पुलिस, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो गिरफ्तारियां कर रहा है वो बंद होना चाहिए। जिन लोगों को जबरन हिरासत में लिया गया, क्योंकि वो वहां की सेना, सरकार, प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया। उन लोगों को कानूनी मदद मिलनी चाहिए और जरूरत से ज्यादा बल्कि इस्तेमाल की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए जो पाकिस्तान में लगातार जबरन किया जा रहा है। अब आप ये समझिए, कश्मीर का विवाद भी, उसका भी जिक्र लगातार अब यूएन के लिए किया गया। ब्रिटिश सांसदों ने जो पत्र लिखा उसमें व्यापक कश्मीर मुद्दे पर एक तरह से फोकस किया गया है। कश्मीर विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से समझा जाए, उसका समाधान निकाला जाए, यह अपील की गई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47 का भी जिक्र इस दौरान किया गया है। तनाव कम करने के लिए प्रभावी ठोस कदम उठाने की भी मांग की गई है। राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देने की अपील की गई है, ना कि बंदूकों का इस्तेमाल करके। अब पीओके में हालात कैसे बिगड़ गए वो भी समझ लीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन होता है। हालिया जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए इस दौरान जमकर धांधली हुई, ये भी आरोप लगे। अब जब पाकिस्तान की सेना है उसने जमकर गोलीबारी की, पुलिस ने भारी बर्बरता की आवाम के साथ गोलीबारी और इस हिंसा में
100 से 150 बेगुनाह लोग मारे गए हैं और ये आंकड़ा तो बहुत छोटा है। असलियत में कहा जा रहा है कि आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। अब इसीलिए बड़े सवाल खड़े होते हैं पीओके के मुद्दे पर। शाहबाज मुनीर आखिर क्यों छुप रहे हैं, क्यों चुप हो रहे हैं? ब्रिटिश सांसदों की आवाज से यूएन क्या कोई एक्शन ले सकता है? क्या पाकिस्तान बातचीत के बजाय दमन का रास्ता अपना रहा है? करेंगे चर्चा। जल्दी से आपको मिलवाती हूँ खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एसके मलिक मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह मेरे साथ कनेक्ट हो रही हैं। पीओके एक्टिविस्ट सोहेल काजमी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पीएमएलएन के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हुसैन जावेद भी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। बहुत लंबे वक्त के बाद में हुसैन जावेद जी आप चर्चा में जुड़े हैं। शुरुआत में आप ही से कर ले रही हूँ। उम्मीद है आप तो जरूर खैरियत से होंगे, लेकिन ये जो यूएन तक मसला पहुंच गया वो तो ऐसा लग रहा है खासतौर से चिंता बढ़ाने वाला है। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, आपने जिन यूके के एमपीज का हवाला दिया, उनकी रिपोर्ट का और उनकी जो चिंता है हमारे हिस्से के कश्मीर को लेके, उस पर आपने अपनी बात स्टार्ट की, ठीक है। लेकिन मैं हैरान हूं कि आज हिंदुस्तान को यूके के एमपी बहुत याद भी आ रहे हैं जो इस तरह से हमारे कश्मीर के वाले से बात कर रहे हैं। लेकिन उन यूके एमपीज का क्या जो पिछले 30-40 साल से जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, वहां पे जो इंसानी हकूक की वॉलेशन की जा रही है, उस पे बोल बोल के थक गए। आपने कभी उन पे कोई शो नहीं किया। तो ये एक फर्क आता है कि जहां पे आपका अपना इंटरेस्ट होता है वहां पे आपके लिए ये लोग बहुत ज्यादा मोतबर हो जाते हैं। खैर, ये हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में हमेशा वही एंगल इस तरह से दिखाया जाता है जहां से हम थोड़े से ब्लीक दिखाई दे। तो हम इस एटीट्यूड के आदी हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे हिस्से के कश्मीर के अंदर अभी आपके सामने इलेक्शन हुआ है और मैं दावे से इस बात को आपके सामने और आपके पैनलिस्ट के सामने कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा जो टेंशन का इलाका था वो था रावलाकोट। 10 अगस्त को वहां पे हमारे इलेक्शन का आखिरी फेज हुआ है और ये कहा जा रहा था कि ये बहुत सेंसिटिव इलेक्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे टेंशन रही है। टेंशन क्यों रही है उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन हमने देखा कि 10 अगस्त को वहां पे बहुत ही पीसफुल अंदाज में इलेक्शन हुआ। अच्छा, कितनी सीटों पर हुआ हुसैन जावेद, मुझे आप ये भी जरा बताइएगा, कितनी सीटों पर हुआ? आखिर वोट डालने के लिए कौन लोग पहुंचे? क्योंकि जो ऑथेंटिक वोटर थे वो तो कहते रहे कि वो हम बहिष्कार करते हैं इस तरह के वोटों का, इस तरह के खासतौर से इलेक्शन का कोई मायने ही नहीं रखता। और रही बात, अगर आप यूके के लिए भी बात कर रहे हैं या यूएन के लिए भी बात कर रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आई, जिन लोगों की जाने गई, क्या उनके लिए आवाज बुलंद किया जाना गलत है? बल्कि आवाज बुलंद होनी चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर से ही, उन्हीं की आवाम की तरफ से, कि अपने ही साथियों का कैसे कत्लेआम किया जाता है। खास तौर से अगर आपने किसी एक हिस्से पर अनाधिकृत तरीके से कब्जा किया कई साल पहले, लेकिन उसके बदले में मिला क्या उन लोगों को? इन 78-80 सालों में आखिर दिया क्या गया? ये तो सबसे बड़ी बात हो जाती है। जी, सबसे बड़ा फर्क तो ये मैम कि जिसको आप कब्जा कह रही ना, हम तो आज भी यूएन की उन रेजोल्यूशन के साथ खड़े हैं कि जो कश्मीरी हैं, चाहे वो मुजफ्फराबाद का है या वो श्रीनगर का है, उनको उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग तो ये भी नहीं कहते, आप लोग तो अटूटक की बात करते हैं। तो यही फर्क है हमारा आपका कि हम तो उनकी आजादी के हो जाती है ना। आप अनाधिकृत कश्मीर को अगर आप अपने तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं, तो अगर आपने उसे अपना बनाया तो आपने क्या उसे अपनापन वाली बात कही? क्या वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की? बड़ी बात है। सोहेल काजमी जी से ही मैं ये बात सवाल पूछ लेती हूँ ना। सोहेल काजमी जी, आप लगातार पीओके को लेकर आवाज बुलंद करते रखे हैं। अभी हालांकि कश्मीर किसका नहीं, वहां की आवाम को किसने अपना माना, किसका नहीं माना, ये एक बहुत दूर की बात हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आखिर वहां पे जो हुआ, अगर उसे रिकॉग्नाइज किया गया तो उसमें क्या आपत्ति है? बिल्कुल नहीं मैम, देखिए जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं, वहाँ का उस पे मोहर जो है वो कल
परसों जो यूएस के एम्बेसडर हैं और साक के भी एम्बेसडर हैं और ट्रंप के बहुत खास हैं, और ट्रंप आसिम मुनीर का बहुत दोस्त है आजकल, और शहबाज शरीफ का, वो मोहर लगा के गया है कि इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है वो इंडिया का, जिसको ये मकबूजा कहते हैं, हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, वो हिंदुस्तान का ताज था, है और रहेगा। एक बात। दूसरी बात यह है, इनके कहने से कुछ नहीं होता है। इनकी जो आज जो सोशल मीडिया है, जो लोग अपने मोबाइल्स पे और जो फोन कनेक्शंस जो उस तरफ से इस तरफ बात करते हैं और बताते हैं और पूरी दुनिया में ढंढोरा देते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन अगर देखनी है तो पीओके में आके देखिए, बाकी जो इलाके हैं वहां आके देखिए। तो इनके कहने से बहुत अच्छी बात है, अपने मुल्क को, अपने खिते को डिफेंड करना चाहिए। लेकिन जो रियलिटीज है वो ये है कि भैया अमेरिका जो आपका बहुत बड़ा दोस्त है, वहां का एम्बेसडर जो है सिर्फ वो जा रहा है मैम पीओके 3-4 बार वो आ गया, वो आया वहां से और वो ग्राउंड रियलिटीज देख रहा है, और ये फिर लिख रहे हैं उनको कि भैया जो एम्बेसडर इंडिया में जम्मू कश्मीर में आया वो उसके खिलाफ ही एजिटेट कर रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन में लेटर्स पे लेटर्स लिख रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन में जब इन्होंने 2019 में लेटर्स लिखना शुरू की तो उन्होंने साफ तौर पे इनको रिजेक्ट किया कि भैया आर्टिकल 370-35 है, ये उनका इंटरनल मसला है, भारत जाने, उसका खिता जाने, उसके लोग जाने, आपको कोई लेना देना नहीं। अब तीसरी बात ये है, ये मानेंगे नहीं क्योंकि अभी ये अपनी बातों को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वो सरजमीन पे बैठते हैं। लेकिन देखिए बलोच रो रहा है, सिंध रो रहा है, पीओके पहले ही रो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान का हाल आपके सामने है। हमें दुख होता है, हम कोई वहां रिजॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, रिजॉल्व अल्टीमेटली लोगों ने करना है। और ये रिप्रेजेंटेटिव जो वहां जाके यूनाइटेड नेशन में लेटर्स पे लेटर्स लिख रहे हैं, उनको आना है इनके रेस्क्यू पे। हम तो बॉर्डर्स खोल के बैठे हैं कि भैया अगर इधर आना है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो वहां जो आपका हाल हो सकता है, हल हो सकता है तो आप वहां करवा लीजिए। लेकिन पीपल्स विल जो है वो इनके अगेंस्ट जा रही है टोटल। हालांकि इस बात को, यही तो बड़ी बात हो जाती है कि उसको अगर क्या स्वीकार भी किया जा रहा है। मैं जल्दी से अब एक बार आगे बढ़ते हुए, अच्छा मालिक साहब, आपसे इस बात को समझना चाह रही हूँ, क्योंकि यूएन में पहला ऐसा मसला नहीं है जब जम्मू कश्मीर को लेकर या पीओके पाकिस्तान की तरफ से ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो हिस्सा है उसको लेकर इस तरह से तमाम हनन किए जाने की, लोगों की जिस तरह से बर्बरता की जा रही है वहां की सेना या जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है उनकी तरफ से, पहली ऐसी रिपोर्ट नहीं है, पहले भी कई बार सामने आई। और पीओके इस बार तो ये हाइट हो गई, वहां से विदेशों तक से अगर इसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है, क्या कहेंगे सर? नैना जी जय हिंद और सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। नैना जी देखिए, पाकिस्तान की एट्रोसिटीज करना कोई नई बात तो है नहीं। डे वन से इन्होंने उसका नाम दिया है आजाद कश्मीर। अगर इन्होंने उसको अपना माना होता तो ये आजाद वर्ड ही नहीं आता। इन्होंने उन लोगों को अपना कभी नहीं माना, इसके कई प्रमाण हैं। प्रमाण ये है कि वहां पे 12 सीट अपने जो अपने लोग हैं इनके, उनको बैठा लिया है। उनके बेसिस पे ये अपने उसको बहुमत को अपने उसमें ट्विस्ट कर लेते हैं। उन लोगों का जो मेन मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं है, उन लोगों का बेसिक मुद्दा है कि हमें बेसिक जिंदगी की सुविधाएं दी जाए, और उसमें से 10-12 चीज मेन होती है, उन पर दी नहीं जा रही है। इन्होंने मुजफ्फराबाद में समझौता भी करके देख लिया, उसको कहते हैं कि हमने सारी पूरी मांगे कर दी उनकी। लोग कहते हैं कि अगर मांगे पूरी कर दी तो हम सड़कों पर क्यों हैं? बात सोचने की है। और इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ये 12 सीटें खत्म कीजिए, हम एक्चुअली जो ग्राउंड पे रह रहे हैं लोग, हम ही वोट करेंगे, हम ही इन 12 नुमाइंदों को चुनेंगे, इनको खत्म कीजिए आप, क्योंकि आप इनको अपने प्यादों को बैठाते हैं अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से अपनी तरफ इनको मोड़ लेते हैं, तो वो हमारा नुमाइंदगी कैसे हो गई? और दूसरी बात यह है कि जो लोग हैं वहां के नुमाइंदगी में इसलिए अपने आप को एलिनेशन फील करते हैं कि देखिए, कोई भी मिलिट्री का जो आदमी होगा आपके वहां के लोगों की बेसिक समस्याओं को अच्छी तरह से नहीं गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट कर सकता, नहीं उनके लिए फंड ला सकता, नहीं उनके लिए वो डेवलपमेंट ला सकता जिसके वो हकदार हैं। होता क्या है कि अगर लोकल रिप्रेजेंटेटिव उनका जेन्युइनली उनके बीच से जाएगा, वो उनकी समस्याओं को ग्राउंड रूट से जाता है और उन ग्राउंड रूट की समस्याओं को प्रोजेक्ट करके उनके अपने एरिया के लिए डेवलपमेंट करता है, क्योंकि उनको लोगों को जवाब देना होता है और उनको लोगों के बीच से दोबारा इलेक्ट होकर आना होता है। लेकिन ये इन सब चीजें का ये लिंक टूटा हुआ है। जब ये लिंक ही नहीं है तो लोगों की जो बुनियादी समस्या है उनको रावलपिंडी में बैठ के समझना मुश्किल होगा, और उनके लिए वो प्रायोरिटी भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, 4-5 ब्रिज है जो रावलपिंडी की तरफ से मेनलैंड यानी पाकिस्तान के हिंटरलैंड से आके जो आपके इसको पीओजे को जोड़ते हैं, सबके ऊपर तो इन्होंने ऐसा लिया कि वहां से एक बिस्किट का पैकेट भी पार नहीं होने देते, वहां से पानी का पार भी नहीं होने देते, ये अपनी मर्जी से छूट देते हैं, अपनी मर्जी से उसको लॉक कर देते हैं। यही बात लेकर के, और दूसरी बात यह है कि वहां की इंफॉर्मेशन बाहर कैसे आएगी जब अपनी मर्जी से पाकिस्तान छान के वहां के जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको जाम करता है, छोड़ता है। यही तो ब्रिटिश एमपी जो उठा रहे हैं,
कि दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर हो क्या रहा है। बिल्कुल। और चाहे जितनी रिपोर्ट अंदर से आई हैं सारी की सारी एट्रोसिटीज की हैं। और प्रॉब्लम ये है कि वो लोग उठा क्यों रहे, गलती तो उनकी है, क्यों मांग रहे वो अपना हक? वो इंसान थोड़े ही हैं, उनको तो हक मांगना ही चाहिए अपना। उनको तो बेसिक सुविधाएं मांगने नहीं, उनके बच्चे बीमार ही नहीं होते, उनको तो हॉस्पिटल चाहिए ही नहीं है। उनको तो देखो वहां पे मौलवी इतने तैयार, तो काहे को उनको कॉलेज में जाना, क्यों कॉलेज जाना है? ये सब चीजें जो वो मांगते हैं वो इसलिए मांगते हैं कि वो भारत को देखते हैं। और गलती तो हमारी, हमने अपने कश्मीर को क्यों इतना प्रोस्परस किया, क्यों अपने डेवलपमेंट कार्य किए? वो देखते हैं अपने लोगों को, यहाँ पे बात करते हैं। और जब जाती है चिनाब ब्रिज के ऊपर से 150 की स्पीड से वंदे भारत दौड़ के जाती है कश्मीर के अंदर, तो इनको बड़ी जलन होती है और वो कहते हैं कि हमारी क्या गलती है, हम जो यहाँ पीओजेके के अंदर रह रहे हैं और ये ज्योग्राफी, ये जो ज्योग्राफी के हिसाब से हमारी क्या बदकिस्मत है। ये तो सारी कहानी यहाँ आती है कि आप इंसानी, आप कहते हो भारत के अंदर नहीं है। आपकी इस बात में हुसैन जावेद कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे रुक करूंगी। जी हुसैन जावेद। देखिए मलिक साहब के सवाल के जवाब में जो सवाल इन्होंने उठाया, मैं यही कहूंगा अगर कश्मीर में तरक्की ये कि चंद पुल बना दिए, एक ट्रेन चला दी, तो कश्मीर में बड़ी तरक्की हो गई है। लेकिन उन 2700 गुमनाम कब्रों का क्या, उन 8000 मिसिंग पर्सन का क्या, जिनको आज भी जो आपके हिस्से के कश्मीरी वो अपनी राह तक रहे हैं कि कब वो वहां पर इस तरह आएंगे। और 6 लाख फौज, मलिक साहब ने सही कहा कि कश्मीर का जो मसला है ना वो दिल्ली में बैठ के हल नहीं हो सकता है। हाँ। तो ये चीज हिंदुस्तान को भी समझनी चाहिए। हाँ। और सबसे बढ़ के हमारे यहाँ जो इस तरह के लोग थे, जो एक कमेटी थी ज्वाइंट एक्शन कमेटी, कि वो कमेटी है जिसके इंडिया अच्छा, के साथ मुझे एक बात बताइए, सुनिए ना, अगर जम्मू कश्मीर का मसला उसकी तरक्की की जो राहें हैं वो दिल्ली से ही तय होकर गुजरती है, बात आप भी बखूबी जानते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।